संजरी एकेडमी, मेरा नाम ज़काउल्लाह। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th का मैथमेटिक्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। डिटरमिनेंट जो चैप्टर नंबर 4 है, ये जो डिटरमिनेंट है आप लोग को 11, 12, 13, 14, 15 या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आप लोग को काम आने वाला है। तो इसका बेसिक हम पूरी A to Z डिटेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट का कुछ कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट होता क्या है, जिसको उर्दू में आप लोग पढ़े होंगे 10th में, मुरब्बा कालिब। ठीक है, अभी तक ध्यान देंगे, डिटरमिनेंट को कुछ इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख दिया है A, यहाँ पे लिख दिया मैंने B, यहाँ पे लिख दिया C, यहाँ पे लिख दिया मैं D। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो मेरा ये दिख रहा है इसको बोलते हैं रो 1। क्या है ये मेरे पास? R1 है। R1 का मतलब होता है फर्स्ट रो। और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं R2। क्या बोलते हैं इसको? R2 बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं सेकेंड रो। क्या है ये? फर्स्ट रो ये है, सेकेंड रो ये है। क्लियर? अभी इधर ध्यान देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास जो एलिमेंट है ये वाला, इसको बोलेंगे C1। C1 का मतलब होता है फर्स्ट कॉलम। और ये जो मेरे पास एलिमेंट है इसको क्या बोलेंगे? C2। इसको क्या बोलेंगे? C2। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया मेरे पास? ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है। तो इसके अंदर कितना ऑर्डर हो गया? ऑर्डर 2 × 2 का हो गया। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? उस डिटरमिनेंट के अंदर कितने रो है, कितने कॉलम है, वो ऑर्डर बताता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर का मतलब अगर कोई पूछे तो इधर अपन बोल सकते हैं हाउ मेनी रो एंड कॉलम प्रेजेंट इन डिटरमिनेंट। मतलब ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कितने रो है, कितने कॉलम है डिटरमिनेंट के अंदर, उसी को हम क्या बताते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 3 रो रहेगा, 3 कॉलम रहेगा, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 × 3 का ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये था मेरे पास डिटरमिनेंट का कुछ कॉन्सेप्ट। अब इसकी वैल्यू को किस तरीके से इंडिकेट करते हैं, इधर भी हम ध्यान देंगे। मैं लिख रहा हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब इधर ध्यान देखिए, दो ऑर्डर का कैसा डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। सपोज मेरे पास, मान लो ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, मेरे पास C, ये मेरे पास D। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले ऐसा एक ब्रैकेट बनाने का, समझ में आ रहा है? ऐसा ब्रैकेट बनाने का हमें क्या करना है? 2 ब्रैकेट लगाना है। 2 ब्रैकेट लगाना और बीच में 100% क्या लगेगा? माइनस लगेगा। ये ब्रैकेट के अंदर डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। डायगोनल एलिमेंट होते क्या है? व्हाट इज एलिमेंट? पहला एलिमेंट को समझ लो। एलिमेंट का मतलब होता है जो डिटरमिनेंट के अंदर है, जो डिटरमिनेंट के अंदर है उसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं उसको? एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट या मेंबर ऑफ द डिटरमिनेंट भी बोलते हैं। यानी कि A, B, C, D क्या है? एलिमेंट है। डिटरमिनेंट का ये क्या है? एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या होता है? ये मेरे पास क्या है? डायगोनल एलिमेंट है। ये क्या है मेरे पास? डायगोनल एलिमेंट है। और ये जो मेरे पास है इसको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। समझ में आ रहा है? तो पहले ब्रैकेट में डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस दूसरे ब्रैकेट में नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। तो यानी पहली ब्रैकेट ये है मेरे पास, तो क्या हो जाएगा? A × D माइनस C × B लिखो या B × C लिखो, बात एक ही है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ AD माइनस BC। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 × 2 के फॉर्म में हो गया। यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है ABCD, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इस फॉर्म में आएगी। ये जो मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, इन जर्नल की बात कर रहा हूँ। ABCD की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5, प्लस में माइनस में 0। यानी कि मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ, इसमें क्या रहेगा? रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, या साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कुछ भी हो सकता है। बराबर? इसको लिख के लो। तो ठीक है, अभी अब ऑर्डर डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 देख ले। जर्नल की बात कर रहा था मैं। अभी कोई भी नंबर अपनी मर्जी से ले लेता हूँ, अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख दिया 2 3 4 5। अब इसका डिटरमिनेंट मुझे फाइंड करना है, ये ऑर्डर 2 का है डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ा है? कुछ इस तरीके से लिखना पड़ा है। 2 ब्रैकेट को बनाना पड़ेगा। पहले ब्रैकेट में क्या आता है? मैं बताया था आप लोग को, क्या आता है? डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? अब इधर देखिए, डायगोनल एलिमेंट क्या है? 2 5 है, तो इधर लिख दिया मैंने 2 × 5 माइनस 4 × 3, 4 × 3। तो ये क्या हो जाएगा बोले तो 5 2 ज़ा
10 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 में से 10 गए तो कितना बचा, 2 बचा, बड़े नंबर की साइन लगाएंगे तो हमें क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट मिल गया, बराबर किसका, डिटर्मिनेंट मिल गया। अभी हम देखेंगे ऑर्डर 2 इंटू 2 का, तो हम लोग ने समझ गया है क्या होता है ऑर्डर 2 इंटू 2 का, क्या होता है डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा उसका डिटर्मिनेंट रहेगा। अभी हमें देखना है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि जब 3 रो रहेगा और 3 कॉलम रहेगा तब उस सिचुएशन में क्या करना है और कैसे करना है, अभी हम देखेंगे। मैं अभी तक के डिटरमिनेंट ऑर्डर 2 इंटू 2 बता चुका था मैंने, 2 इंटू 2 का डिटरमिनेंट, यानी कि एक चीज़ तो तय हो गई है, डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, समझ में आ रहा है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कहते किसे हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। देखो इसके अंदर कितना था, 2 इंटू 2 बराबर 2 रो थे 2 कॉलम थे, तो इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। डिटरमिनेंट किसका फाइंड कर सकते हैं, जब स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो ही हम फाइंड कर सकते हैं। इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल है तब हम कह सकते हैं कि इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर आप लोग ये सोचो कि इसका डिटरमिनेंट हम निकाल ले 1 2 3, इसके अंदर 3 रो है 1 कॉलम है, तो इसका डिटरमिनेंट हम नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा है, डिटरमिनेंट किसका निकालते हैं, जब ऑर्डर सेम रहेगा तो ही निकाल सकते हैं। अभी हम पढ़ने वाले डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 का मतलब क्या है, 3 रो रहेगा 3 कॉलम है, तो इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं। यानी कि जब, मैं बार बार बोल रहा, जब ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम का मतलब क्या, जितने रो है उतने कॉलम है, तो उसका डिटरमिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं आगे। अब इधर ध्यान देखिए, मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, कोई भी एक नंबर ले रहा है। पहले जर्नल की बात कर लेते हैं। मेरे पास ये A1 है, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये कोई भी नंबर है, समझ में आ रहा है। 3 रो है 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना दिया हुआ अपने को, 3 इंटू 3 दिया। देखो इसको किस तरीके से हैंडल करना है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, A1 लिखना है। क्या लिखना है, A1 लिखा मैंने। तो A1 पे जब जाएंगे, ये जो A1 है, A1 क्या बता रहा है, लोकेशन को बता रहा है, एड्रेस बता रहा है। अब A1 पे जब भी जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉलम और इसका रो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास, ये कॉलम और ये रो चलेगा, तो क्या बचा अपने पास, इधर इसको डिटरमिनेंट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, B2 C2 B3 C3, क्लियर है। अच्छा, ये जो बीच वाला एलिमेंट है, अगर ये प्लस में है तो माइनस में लिखना है, माइनस में है तो प्लस में लिखना है। तो अभी ये किस में है, प्लस में है, तो मैं क्या लिखूँगा, -B1। फिर अब इसको इसके अंदर भी डिटरमिनेंट अपने को लिखना पड़ेगा। तो ये -B1 लिखा मैंने, तो इसका कॉलम और इसका रो गायब कर देंगे, तो बचे जो एलिमेंट वो लिखना पड़े अपने को, A2 C2 A3 C3। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं A2 C2 A3 C3, क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, C1 लिख रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ पर C1, क्लियर है। C1 में लिख रहा हूँ, यहाँ से कॉलम गया, यहाँ से रो गया, तो क्या बचा मेरे पास, A2 B2 A3 B3। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिटरमिनेंट के अंदर क्या लिख रहा हूँ मैं, A2 B2 A3 B3, क्लियर है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इधर ध्यान देंगे। इधर से मैंने लिखा A1, अब इन दोनों को सॉल्व करें, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, B2 मल्टीप्लाई बाय C3 माइनस ये क्या हो जाएगा, B3 मल्टीप्लाई बाय C2। इसको ऐसा लिख देंगे, समझ में आ रहा है, माइनस B1। अब ये क्या हो जाएगा, A2 मल्टीप्लाई बाय C3 माइनस A3 मल्टीप्लाई बाय C2, क्लियर है, समझ में आ रहा है। मैं इन जर्नल की बात कर रहा हूँ, ये कोई भी नंबर हो सकता है, बराबर। ये प्लस का प्लस लिखा, C1 का C1 लिखा, ये क्या हो जाएगा, A2 और ये क्या हो जाएगा, B3 माइनस ये क्या हो जाएगा, A3 और ये क्या हो जाएगा, B2, क्लियर है। अच्छा, इसको लिखने के बाद ये हमारा क्या रहेगा, पूरा डिटरमिनेंट रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे, आगे हमें नंबर मिल जाएगा। ये क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3 के फॉर्म में था। अब हम नंबर के हिसाब से लेके सॉल्व करके मैं बताता हूँ इसका आंसर कैसे। अपनी मर्जी से एक नंबर बना दिया है। डिटरमिनेंट कितना, इसमें कितना रो है, 3 रो है 3 कॉलम है। अब हमें पता करना है, सबसे पहली चीज़ इसका डिटरमिनेंट पता करना है। रूल्स क्या है, जैसा मैं जर्नल की बात किया था, इसके अंदर वही रूल हमें फॉलो करना है। समझ में आ रहा है, इसके अंदर कितना रो है, 3 रो है और 3 कॉलम है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, सेम है,
मतलब डिटरमिनेंट हम क्या करते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। बराबर, इसका ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 3 × 3 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 को लिखना है। क्या लिखना है, 2 को मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ से इधर डिटरमिनेंट हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इधर ध्यान देखिए, इसका कॉलम यहाँ पे 2 है, इसका कॉलम जो ले गए एलिमेंट उसका कॉलम और उसका रो क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा, जो एलिमेंट बचा है उसको डिटरमिनेंट के अंदर हमें कॉपी करना पड़ेगा। तो ये जो अपना कॉलम है और ये जो रो है वो चले जाएगा, बचा है क्या 4 1 2 0। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 1 2 0। मैं बताया था अगर ये प्लस में है तो किसमें लिखने का, माइनस में लिखने का, -1 हो जाएगा। अब जो लिख रहे हैं उसका कॉलम और रो को डिलीट करना पड़ेगा, इसका कॉलम और इसका रो गायब हो जाएगा, बचा है क्या 5 3 1 0। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 5 3 1 0। क्लियर है। अब इधर ध्यान देंगे, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, +3, इसके आगे कुछ भी नहीं तो क्या है +3 है, इसको भी डिटरमिनेंट के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा। कैसे इसको लिखूंगा, इसका कॉलम और इसका रो चले जाएगा तो क्या बचा 5 3 4 2। तो मैंने लिखा 5 3 4 2। क्लियर है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन। इज इक्वल टू ये 2 का 2 लिखा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आप लोग को तो अभी बताया था। ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, बीच में माइनस रहेगा। बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते, 4 को इधर क्या हो जाएगा 4 × 0 -2 × 1, ये क्या हो जाएगा -1। इसको भी कैसे सॉल्व करना है हमें अभी बताया था मैंने, 2 ब्रैकेट बनाएंगे, बीच में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5 × 0 माइनस ये क्या हो जाएगा 3 × 1। समझ में आ रहा है। ये +3 का +3 लिखा, इसको कैसे सॉल्व करना है अभी मैं बताया था, इधर 2 ब्रैकेट बनाने का और बीच में क्या लगाने का, माइनस लगाने का। तो ये क्या हो जाएगा 5 × 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 × 4। अच्छा, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी आगे, समझ में आ रहा है। पहले 2 का 2 लिखा मैंने, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का -2 1 × 2, ये हो गया क्लियर। -1 का -1 लिखा, अभी क्या जाए 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, -3 1 × 3, ये हो गया क्लियर। ये +3 का +3 लिखा, अभी क्या जाए 5 2 से कितना हो जाएगा 10 -3 4 से कितना हो जाएगा 12। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। अभी तो ध्यान देखिए, ये 2 का 2 लिखा, 0 में से 2 गए तो ये -2 ही बचेगा। ये -1 का -1 लिखा, 0 में से -3 गए तो -3 बचेगा। ये +3 का +3 लिख रहा हूँ मैं। 10 में से 12 नहीं जाते तो 12 में से 10 गए तो कितना बचा 2 बचा, बड़े नंबर की साइन लगाएंगे, ये अपना आ गया। अब इसको सॉल्व कर दे, ठीक है। अब देखो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 1 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इधर ध्यान दें, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 3 2 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। -6 -4 क्या हो जाएगा -10, -10 में से 3 गया तो कितना बचेगा -7। ये हमें क्या मिल गया, अपना आंसर मिल गया। समझ में आ रहा है। ये ऑर्डर था, ऑर्डर 3 × 3 का हमने निकाल लिए। अभी देखो मैं आप लोग को ये बता चुका हूँ, ऑर्डर 2 × 2 का निकालने का तरीका बता दिया, ऑर्डर 3 × 3 का बता दिया। क्या ऑर्डर 1 × 1 का बताया हूँ मैंने, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 5 का डिटरमिनेंट क्या होगा। सर इसका 5 का डिटरमिनेंट, इसका ऑर्डर कितना है, 1 रो है 1 कॉलम है, तो 1 × 1, तो 5 का डिटरमिनेंट क्या होगा 5 ही होगा। इसमें अंदर कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा मकसद था बताने का, जो कि अभी इसमें यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगा। ठीक है, इसको लिख के ले लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज क्या होता है, ए होता है। इसको लिख के डिटरमिनेंट के अंदर माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, ऑर्डर 3 × 3 का। समझ में आ रहा है। फिर मैं 2 × 2 की बात करूंगा। अभी तक ध्यान देखिए, माइनर क्या होता है, पहले किसके बारे में हम डिस्कस करने वाले, माइनर। ठीक है, माइनर का मतलब क्या था, अपनी मर्जी से मैं कोई भी एक डिटरमिनेंट ले लेता, अपनी मर्जी से। ठीक है, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है। मैं लिख देता 3 4 1 2 4 1 2 4 5, अपनी मर्जी से ले लिया ऐसा कुछ तो। ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए, हमें क्या निकालना है, माइनर निकालना है। क्या निकालना है, माइनर निकालना है। किसका माइनर निकालना है, देखो इधर ध्यान देखिए, A11 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इधर ध्यान देखिए, इसका मतलब क्या है, देखिए इधर ध्यान देखिए। अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, A11 मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट। ये जो बताता है A11, ये क्या बताता है, लोकेशन बताता है, यानी कि एड्रेस बताता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या बताता है, एड्रेस बताता है। यानी कि A11 मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये है। समझ में आ रहा है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। क्लियर है। अभी क्या हो जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम,
थर्ड रो थर्ड कॉलम। समझ में आ रहा है? ये हो गया, यानी कि A11 हमारा ये है, A12 हमारा 4 है, A13 हमारा 1 है, A21 हमारा कितना है 2 है, A22 कितना है 4 है, A23 कितना 1 है, A31 2 है, A32 कितना है 4 है, A33 कितना है 5 है। ये मेरा बताने का मकसद क्या था? सिर्फ और सिर्फ ये क्या था? लोकेशन को बताता है। लेकिन मैं जर्नल अभी नहीं बताऊंगा, जर्नल बताऊंगा फिर वापस से मुझे बताना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, मुझे माइनर निकालना है। किसका माइनर निकालना है? 3 का माइनर निकालना है। समझ में आ रहा है? 3 का माइनर कैसा निकालेंगे? इधर ध्यान दीजिए, ये 3 का माइनर निकाल रहा हूँ मैं, यानी कि A11 का, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे मैंने लिखा M11, M11 क्या होगा? इधर ध्यान देंगे, M11 क्या होगा? ये इसका निकाल रहा हूँ ना, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मैं निकाल रहा हूँ माइनर, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसका कॉलम और इसका रो चले जाएगा तो क्या बचेगा? 4 4 1 5। तो इसको डिटरमिनेंट में लिख देंगे बस, 4 4 1 5। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग? इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट में कर रहा हूँ। 5 4 ज़ा 20 माइनस 4 1 ज़ा 4, ये कितना हो जाएगा? 20 में से 4 गए तो कितना बचा? 20 में से 4 गए तो कितना बचा? 16 बचा। ये M11 निकला, यानी कि M11 क्या है? ये माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है? 3 का माइनर क्या मिला अपने को? 16 मिला। ये 3 का माइनर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी कि 1 1 मतलब क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर अपने को 16 मिला। अभी मुझे निकालना है, मान लो मुझे अभी निकालना है M12, मतलब क्या? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पर आता है, एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका कॉलम और इसका रो डिलीट कर देंगे तो बचा है क्या? 2 2 1 5। इसको डिटरमिनेंट में लिख देंगे 2 2 1 5। अब इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 5 है, ये 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2 1 ज़ा 2। 10 में से 2 गए तो कितना बचा? 8 बचा। ये क्या मिल जाएगा अपने को? M12। समझ में आ रहा है? अब मुझे निकालना है M13 निकालना है, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम ये है, तो इसका क्या रहेगा? इधर ध्यान देंगे, यहाँ पर है इसका कॉलम और इसका रो क्या होगा? डिलीट करिए तो क्या बचेगा? 2 2 4 4। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 2 2 4 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिमिलरली ये क्या जाएगा? 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 2 ज़ा 8, तो ये क्या हो जाएगा? 8 में से 8 गया तो कितना बचा? 0 बचा। तो ये क्या हो जाएगा? M13 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, अब इधर ध्यान देंगे, M13 निकाल लिया। अभी मुझे क्या निकालना है? इधर ध्यान देंगे, अब मैं निकाल रहा हूँ M21 मतलब क्या? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो यहाँ पर है, फर्स्ट कॉलम यहाँ पर, यानी कि यहाँ का एड्रेस बता रहा है, तो इसका कॉलम और इसका रो गायब कर दे तो क्या बचेगा? 4 1 4 5। तो यहाँ पे मैं लिखो डिटरमिनेंट के अंदर 4 1 4 5 बराबर। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 5 4 ज़ा 20 माइनस 5 4 1 ज़ा 4। क्लियर है? अभी क्या हो जाएगा? 20 में से 4 गए तो 16 बचा। अभी क्या हो जाएगा? M21। क्लियर है? इतना होने के बाद मुझे निकालना है M22 मतलब क्या? सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पर आता है, इसका कॉलम और इसका रो चले जाएगा तो क्या बचा? 3 2 1 5। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 2 1 5। क्लियर है? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा? 5 3 ज़ा 15 माइनस 2 1 ज़ा कितना हो जाएगा? 2। 15 में से 2 गए तो कितना बचा? 13 बचा। ये M22 का निकाल लिया आपने, बराबर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? इधर ध्यान देते रहिए। अब मुझे निकालना है थ्री का नहीं, 2 2 हो गया, M23 निकालना है। 2 3 मतलब क्या? सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो यहाँ पर आ रहा है, थर्ड कॉलम यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर लोकेशन बता रहा है, तो इसका कॉलम और इसका रो चले जाएगा तो क्या बचा? 3 4 3 2 3। तो यहाँ पे मैंने डिटरमिनेंट में क्या लिखूँगा? 3 4 2 3 बराबर 2 4। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा? इन लोगों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 4 2 ज़ा 8। अभी क्या होगा? 12 में से 8 गए तो 4 बचा। ये क्या मिल गया? 2 3 मिल गया, बराबर है। अब इधर ध्यान देंगे, मुझे क्या निकालना है? M31 निकालना है। M31 मतलब क्या? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कहाँ पर आता है? यहाँ पर आता है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इसका मुझे माइनर निकालना है, तो इसका कॉलम और इसका रो चलेगा तो बचा गया 4 4 4 1 1। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 4 4 4 1 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4 1 ज़ा 4 माइनस 4 1 ज़ा 4। 4 में से 4 गए तो कितना बचा? 0। ये क्या हो गया? M31 हो गया। अभी मुझे क्या निकालना है? M32 निकालना है। M32 कैसे निकालेंगे? यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम यहाँ पर है, इसका कॉलम इसका रो गया तो 3 2 1 1। तो यहाँ पे लिख दो हमें 3
3 2 1 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए तो कितना बचा, 1 बचा। ये क्या निकल गया अपने पास, M3 2 निकल गया बराबर। ये मैं माइनर की बात कर रहा हूँ, अभी दिख रहा है इधर ध्यान देखिए। अभी मुझे क्या निकलना है, 3 2 तो हो गया, एक लास्ट बचा हुआ इसका माइनर निकलना है, यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी कि माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम बराबर होगा। अब यहाँ पर इसका रो गया, इसका कॉलम गया, तो बचा क्या 3 4 2 4। तो यहाँ पर मैं डिटरमिनेंट में लिख दूंगा 3 4 2 4 बराबर। इसको भी सॉल्व करें कुछ इस तरीके से, 3 4 से कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 2 से कितना हो जाएगा 8, 12 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 12 में से 8 गए तो कितना बचेगा 4 बचेगा। ये क्या मिल गया M33। यानी कि इस तरीके से मैंने माइनर बताया हूँ आप लोग को, ऑर्डर 3 × 3 का डायरेक्ट बताया, अभी ऑर्डर 2 × 2 का बाकी है। समझ में आ रहा है, इसको लिख के लो। फिर उसके बाद मैं कोफैक्टर बताता हूँ, कोफैक्टर यही सवाल में कोफैक्टर बताऊंगा, कोफैक्टर को कैसा सॉल्व करना है कैसा नहीं सॉल्व करना है। पहला ऑर्डर 3 × 3 का समझ जाते हैं, फिर ऑटोमेटिक हमें समझ में आने लगेगा 2 × 2 का, ऑटोमेटिक, उसमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है। अभी इधर ध्यान देखिए, इसको लिख के लो। इसके बाद मैं क्या बताता हूँ, माइनर यानी कि कोफैक्टर के बारे में बताता हूँ। अभी इधर ध्यान देखिए, अभी हमें तो माइनर तो समझ में आ गया, माइनर रहे, देखो कोफैक्टर मालूम करना है हमें कोई भी डिटरमिनेंट का, चाहे ऑर्डर 2 × 2 हो चाहे ऑर्डर 3 × 3 हो। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी ऑर्डर 3 × 3 की बात कर रहा हूँ, अभी 2 × 2 को भी हम देखेंगे। अभी देखते कोफैक्टर कैसा फाइंड करते हैं। कोफैक्टर हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते जब तक कि हमें माइनर नहीं रहेगा मालूम। अगर सवाल में तुम लोग को बोल दिया, सवाल में डायरेक्ट बोल दिया फाइंड द कोफैक्टर, तो 101% तुम लोग को माइनर मालूम रहेगा तो ही आप लोग कोफैक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि कोफैक्टर किसके ऊपर डिपेंड है, माइनर के ऊपर डिपेंड है। समझ में आ रहा है। अब देखो मैं क्या निकाल रहा हूँ, कोफैक्टर, कोफैक्टर का पहला वर्ड क्या है, C है, तो इधर मैं क्या लिखता हूँ, कोफैक्टर ऑफ C11। समझ में आ रहा है, C11 क्या मतलब, M11 का कोफैक्टर। M11 का कोफैक्टर कैसा निकालेंगे, इधर ध्यान दीजिए। पहले क्या लिखिए -1, ये फॉर्मूला है, आप लोग को याद रखना है। पहले हमेशा क्या लिखना, -1, जो उसका एड्रेस है 1 1, तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, इसको पावर में लिखना पड़ेगा, कैसा 1 + 1 लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, 1 + 1 लिखना पड़ेगा। किसका निकाल रहे हैं, माइनर कोफैक्टर किसका निकाल रहे हैं, M11 का निकाल रहे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, M11। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, -1 का -1 लिखा, और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय M11 की वैल्यू कितनी है, 16 है। अब इसको क्या, अभी इधर ध्यान देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले एक बारीकी चीज़ बताता हूँ। मान लो अपना ये जो इधर मैं लिखा -1 लिखा और उसका पावर 2 है, यानी कि इधर अपना ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। वहाँ पे सॉल्व करने से पहले ये कॉन्सेप्ट को समझ लो, फटाफट सॉल्व होगा। और अपना पावर जो है इवन नंबर है, कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। समझ में आ रहा है। तो 101% जो अपना रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। समझा मैंने क्या बोला, अगर बेस अपना नेगेटिव है और पावर जो है इवन नंबर है, इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 10 4, समझ में आ रहा है, 10 12 ऐसा, ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास बेस जो है नेगेटिव में है, बेस जो था ये किस में था, नेगेटिव में था, और इसका पावर मैंने ले लिया 3 ले लिया। तो जो मेरा पास बेस है वो बेस नेगेटिव में है, और मेरे पास जो पावर है, पावर किस में है, ऑड नंबर में है। ऑड नंबर अगर रहेगा तो 101% उसका रिजल्ट किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ये दो कॉन्सेप्ट आप लोग लिख के लो, बहुत ही काम आने वाला है हमेशा, ठीक है। इसको लिख के ले लो, समझ में आ रहा है। अगर बेस नेगेटिव है और उसका पावर इवन नंबर है तो रिजल्ट किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर बेस नेगेटिव है, पावर ऑड नंबर है, तो अपना रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा। रिजल्ट मतलब उसका आंसर, ठीक है। इसको लिख के लो। अब इसी तरीके से इसमें अप्लाई करते हैं, अपना बेस जो है नेगेटिव है और उसका पावर इवन नंबर है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 16, 16 1 जा 16। समझ में आ रहा है, ये क्या मिल गया मुझे, C11 मिल गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये C11 मिल गया। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इधर ध्यान देखिए, पे अटेंशन, बारीक से बारीक चीज़ को हमें ध्यान रखना है। एक सवाल करो, बार बार हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक सवाल को समझो, अच्छी तरीके से समझो, ठीक है। अभी मुझे क्या निकालना है, C12 निकालना है। क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ 1 2। तो कोफैक्टर निकालना है अपने को। कोफैक्टर के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, -1 का पावर, उसका लोकेशन का, समझ में 1 + 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय M12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, M12 लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, -1 का पावर, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय M12 की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखा है, 8 लिख दिया। -1 है, बेस नेगेटिव में, पावर ऑड नंबर है, तो क्या आएगा आंसर, -1 आएगा। -1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आएगा आंसर, -8 आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, -8 लिख दिया। ये क्या मिल गया, C12 मिल गया। क्लियर है। इतना होने के बाद अब इधर ध्यान देखिए,
अब मुझे क्या निकालना है, C13 निकालना है। C13 कैसा निकालेंगे, अब इधर ध्यान देंगे, C13 निकालना है तो C13 इज इक्वल टू -1 का पावर 1 + 3 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ M13। समझ में आ रहा है, माइनर ऑफ M13। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का पावर 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय M13 की वैल्यू कितनी निकाला मैंने, 0 निकाला हूँ। अब इधर ध्यान देंगे, आप लोग डायरेक्ट 0 लिख देंगे। क्यों 0 लिख देंगे, क्योंकि 0 से कितना ही बड़ा नंबर मल्टीप्लाई आ गया तो क्या आ जाएगा, उसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इधर ध्यान देंगे तो क्या आ गया, ये 0 आ गया। ये क्या मिल गया, कोफैक्टर ऑफ C13 बराबर। अभी मैं क्या निकाल रहा हूँ, C13 तो निकाल लिया, अभी क्या हो गया मेरे पास C21 निकालना। C21 कैसे निकालेंगे, यानी कि कोफैक्टर ऑफ C21 तो ये क्या है, -1 का पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय M21। क्लियर है। अब इधर क्या हो जाएगा, -1 का पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय M21। M21 कितना दिया हुआ अपने को, 16 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 16 लिखूँगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, ये नेगेटिव है, उसका पावर क्या है, ऑड नंबर, तो यानी कि नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है, तो -1 आएगा, -1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -16 आएगा। दिख रहा है यहाँ पर, समझ में आ रहा है, C21 इसको यहाँ पर ऐसा मैंने लिख दिया, दिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अपना C21 हो गया था। अभी क्या निकालना है अपने को, C22 निकालना है। मतलब क्या, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 का पावर 2 + 2, अभी क्या लिखे, मल्टीप्लाई बाय M22 बराबर। अभी क्या हो जाएगा, -1 का पावर 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई एक M22 की वैल्यू कितनी है, 13 है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 13 लिखूँगा। अभी क्या नेगेटिव नंबर का पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 13 1 सा 13 हो जाएगा। ये क्या मिल गया अपने को, कोफैक्टर ऑफ C22। समझ में आ रहा है, C22 मिल गया अपने को। अभी क्या निकालना है अपने को, कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम, -1 का पावर क्या आएगा, 2 + 3, तो इधर लिखूँगा मैं 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय M23 बराबर। ये क्या हो जाएगा, -1 का पावर 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय M23 की वैल्यू कितनी है, 4 है अपने पास, खाली इसके अंदर 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, नेगेटिव पावर का ऑड है पावर, समझ में, नेगेटिव नंबर जो बेस अपना नेगेटिव में पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका आंसर किस में आएगा, -1। ये -1 हो गया और 4 को मल्टीप्लाई करें तो -4 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, C23 हो गया। क्लियर है। अब इधर ध्यान देंगे, अब अपने को क्या निकालना है, C31 निकालना है। मतलब क्या, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब क्या, -1 का पावर 3 + 1 मल्टीप्लाई बाय M31 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, -1 का पावर 3 + 1 कितना हो जाएगा, 3 + 1 कितना होगा, 4 होगा, तो मैं इधर लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाय M31 की वैल्यू 0 है। इसके आंसर कितना भी आए 0 से टकराएगा तो 0 बन जाएगा ऑटोमेटिकली, तो मैं क्या लिख दिया था, 0 लिख दिया। ये क्या हो गया, C31 की वैल्यू निकाल लिया अपन ने। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, दिख रहा है, सबसे पहली चीज़ C32 निकालेंगे। C23 कैसा निकालेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी कि -1 का पावर 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय M32। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, अब -1 का पावर 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय M32 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1 है। M32 की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब इधर ध्यान देंगे, -1 का पावर 5 यानी कि ऑड नंबर, यानी कि -1 आएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। ये क्या हो गया, C32 मिल गया अपने को बराबर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, C33 कैसा निकालेंगे, C33 अपने को लिखना पड़ेगा -1 का पावर 3 + 3 मल्टीप्लाई बाय M33। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा, -1 का पावर 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय M33 की वैल्यू कितनी है, 4 है। यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, -1 का पावर 6 यानी कि नेगेटिव नंबर का पावर इवन नंबर है, यानी कि प्लस में आएगा, +1 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्या हो गया, C33 मिल गया अपने को। क्लियर हो गया। अभी हमने माइनर और कोफैक्टर निकालने का तरीका देख लिए। कौन से ऑर्डर का देखे, ऑर्डर 3 × 3 का देखे। अभी हम देखने वाले माइनर और कोफैक्टर किसका निकालना है, हमें ऑर्डर 2 × 2 का निकालना है। ये ऑर्डर 3 × 3 का था, पहले मैं ऑर्डर 3 का बताया हूँ, अभी ऑर्डर 2 का बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको लिख के लो। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखो कुछ हार्ड नहीं है, आप लोग को अच्छे से करना है, डरना ज़रा भी नहीं है। अगर कुछ डाउट आता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसका आंसर मैं प्रॉपरली आप लोग को शेयर करूँगा।
ठीक है। हम देखने वाले माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2 यानी कि अभी तक हम लोग ने जो देखे माइनर और कोफैक्टर वो ऑर्डर 3 इंटू 3 का देखे थे। पहला मुझे ये बताना चाहिए था, लेकिन पहला मैं वो बताया, इसलिए बताया जब वो समझ में आ गया तो ये ऑटोमेटिकली आप लोग को समझ में आ जाएगा। अभी तक ध्यान देखिए, मैं जैसे कि अपनी मर्जी से कोई भी एक डिटरमिनेंट ले रहा हूँ, कोई भी नंबर हो सकता है 3, 2, 1, 4, अपनी मर्जी से ले आइए, ठीक है। अभी तक ध्यान देखिए, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, अभी तक ध्यान देखिए, ये क्या है मेरे पास एक, और इसका मतलब क्या है A11 मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, बराबर। यानी कि A11 की वैल्यू मेरे पास 3 है, A12 की वैल्यू मेरे पास 2 है, A21 की वैल्यू मेरे पास 1 है, A22 की वैल्यू मेरे पास 4 है, बराबर। अभी तक ध्यान देखिए, मुझे क्या निकालना है, सबसे पहली चीज़ निकालना है M11। क्या निकालना है, M11। M11 कैसा निकालेंगे, इधर ध्यान देखिए, यानी कि A11 का कोफैक्टर A11 का, यानी कि इसका मुझे क्या निकालना है, A11 का मुझे माइनर निकालना है। तो क्या देखो इधर ध्यान देखिए, A11 मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर, इसका कॉलम और इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि इसका क्या रहेगा, ये रहेगा माइनर इसका, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, अब मुझे निकालना है M12। M12 मतलब क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसका यहाँ पर आए तो इसका कॉलम और इसका रो चले जाएगा तो क्या बचेगा, अपने पास 1 बचा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मुझे निकालना है M21। M21 का मतलब क्या होता है, M21 का मतलब होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर इसका कॉलम गया, इसका रो गया, तो क्या बचा अपने पास, 2 बचा। M22 मतलब क्या, सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब 4, इसका कॉलम इसका रो चले गया तो क्या बचा, 3 बचा। अच्छा, आप लोग गौर से थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके अंदर, अगर मैं इसका माइनर निकाल रहा तो इसका माइनर ये मिल रहा है, इसका माइनर निकाल रहा तो इसका माइनर ये मिल रहा है। देखो इधर ध्यान से देखिए, M11 का क्या निकला, 4 निकला, M22 का 4 का क्या निकला, 3 निकला। इधर ध्यान देखिए, इन दोनों को गौर से देखो, इसका माइनर ये है, इसका माइनर ये है, इसका माइनर ये है। देख सकते हैं आप लोग, 1 का माइनर 2 है, 2 का माइनर 1 है, 4 का माइनर 3 है, 3 का माइनर 4 है। आप लोग ऑर्डर 2 इंटू 2 में डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है। अब तो माइनर हमें पता चल चुका। कोफैक्टर निकालना है तो C11 कैसा निकालेंगे, -1 का पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय M11 सिमिलरली वैसे ही सॉल्व करना है, कोफैक्टर में कोई फ़र्क नहीं है। -1 का पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय M11 कितना है मेरे पास, 4 है। अभी क्या हो जाएगा, -1 का पावर 2 यानी कि 1 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। ये क्या मिल गया मेरे पास, C11 हो गया। क्लियर है। अब मुझे क्या निकालने का है, मुझे क्या निकालना है, C12 निकालना है। तो C12 मतलब कैसे निकालेंगे, -1 का पावर 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय M12 बराबर। अभी क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय M12 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 1 लिखूँगा। अब -1 का पावर 3 है, -1 का पावर 3 मतलब क्या, नेगेटिव में आएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ गया। ये C12 की वैल्यू मिल गई बराबर। अब इधर ध्यान देखिए, मैं क्या निकाला, C21 कैसे निकलेगा, -1 का पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय M21 बराबर। अब इधर ध्यान देखिए, -1 का पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय M21 की वैल्यू कितनी मेरे पास, 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं 2 लिखूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का पावर, -1 का पावर मेरे को निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं, कि निगेटिव नंबर का ऑड नंबर पावर कितना होता है, नेगेटिव होता है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए, -1 का मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये C21 निकल गया बराबर। अब इधर ध्यान देखिए, अब लास्ट हमारे पास क्या बचा हुआ है, इधर ध्यान देखिए, C22 कैसे निकालेंगे, -1 का पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय M22। ये क्या हो जाएगा, -1 का पावर 2 + 2 कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय M22 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 3 लिखूँगा। अब -1 का पावर 4 है, मतलब 1 आएगा, 3 1 ज़ा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, MC22। देखो इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, समझ में आ रहा है। ये ऑर्डर था, ऑर्डर 2 इंटू 2 का माइनर और कोफैक्टर मैं निकाल के दिखाया हूँ। अगर आप लोग को कुछ डाउट आता है तो इसमें आप लोग सॉल्व करके लो और इसको लिख। अभी तक मैंने डिटरमिनेंट आप लोग को बताया है, जैसे कि कोई भी डिटरमिनेंट ले लो 3 इंटू 3 का, A B D E F G H
आई, अपनी मर्जी से चाहे कोई भी एक अल्फ़ाबेट ले रहा हो, ये बीच में कोई मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। अब तक हमने देखे क्या देख चुके थे, डिटरमिनेंट में क्या देखे थे, ऑर्डर 2 × 2 का डिटरमिनेंट कैसा निकालते हैं, ठीक है, 3 × 3 का डिटरमिनेंट कैसा निकालते हैं, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, अब तक हम लोग ने देख चुके। लेकिन देखो जो मैं तरीका बताया था बीच वाला प्लस और माइनस, ये जो हम निकाले डिटरमिनेंट उसको बोलते हैं एक्सपांडेशन। क्या बोलते हैं? एक्सपांड करना, यानी एक्सपांड करने को हम बोलते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना। देखो मैंने अभी आप लोग को बताया था अगर ये प्लस में रहेगा तो माइनस लिखने का, माइनस में रहेगा तो प्लस लिखने का, लेकिन क्यों ऐसे ही, क्यों, वजह क्या है इसके पीछे कि प्लस के पे माइनस ही लिखना है, माइनस के पे रहेगा तो प्लस लिखना है। दर हकीकत क्या है, हम जो मेथड, मैं आप लोग को जो मेथड बताया हूँ इसको एक्सपांड करने का टोटल 6 तरीके, कितने तरीके हैं? 6 तरीके, 6 तरीके से इसको एक्सपांड कर सकते हैं। 3 तरीका है रो के, बाय यूजिंग रो, समझ में, बाय यूजिंग कॉलम। कितने रो रहते हैं? 3 रो रहते हैं, 3 कॉलम रहते हैं, तो एक्सपांड करने तो इधर लिखना पड़ा एक्सपांडिंग बाय R1, एक्सपांडिंग बाय R2, एक्सपांडिंग बाय R3। कॉलम के तरीके से करना है तो एक्सपांडिंग बाय C1, एक्सपांडिंग बाय C2, एक्सपांडिंग बाय C3। अभी जो मैं तरीका आप लोग को बताया था वो कौन सा तरीका था? एक्सपांडिंग बाय R1 था, और मोस्ट ऑफ दिस यही यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब आगे स्टडी करेंगे तो आप लोग को टाइम की बहुत किल्लत होगी कि अरे यार इतना बड़ा बड़ा रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है, और एग्जाम में भी आप लोग को ये ट्रिक्स काम में आने वाली है, ठीक है। इसको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखिए, प्लस के पे माइनस क्यों लिखते हैं। अभी तक ध्यान देंगे, मैं इधर से क्या लिखा, ए, मैं इसी बताया था, ए लिखा था, और इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ से कॉलम गया, यहाँ से कॉलम गया, यहाँ से रो गया, तो इसको डिटरमिनेंट के अंदर लिखते थे, बराबर, इसको डिटरमिनेंट के अंदर लिखते थे EHFI, और यहाँ से लिखता था मैं माइनस बी, है ना। एक्चुअल में माइनस बी क्यों आया, अभी इधर में ध्यान देंगे। ये क्या ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट रो ले रहा हूँ ना, तो फर्स्ट रो के लिए क्या लिखेंगे, ये लिया ना A11 था, ये क्या था, A11 था, मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे लिखते हैं -1 का पावर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि जो एंट्री है अपनी उसका पावर यहाँ पे लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो -1 का पावर 1 + 1, फिर -1 का पावर, ये एलिमेंट पे ये एलिमेंट लिख रहे, तो ये क्या है, समझ में आ रहा है, ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे लिखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखो दर हकीकत कुछ इस तरीके से रहता है, ये मैं आप लोग को ऐसे समझा देता हूँ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, बराबर। असल में क्या है, याल एंट्री मैं कर रहा हूँ, तो माइनस बी कैसा है मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ। A12 मतलब क्या, -1 का पावर 1 + 2, इसको सॉल्व करने एक्चुअल मेथड ये है, जो मैथमेटिकली जो देखेंगे एक्चुअल मेथड ये है। लेकिन आजकल के बोलते हैं ना शॉर्टकट, टीचर्स लोग डायरेक्ट बोल देते, जैसे प्लस के पे मैं डायरेक्ट बताया था माइनस लेने का, असल में वो फंडा नहीं है। असल में फंडा क्या है, वो डायरेक्ट आगे का 2 स्टेप छोड़ के तीसरा स्टेप डायरेक्ट आप लोग को रटा देते। लेकिन वो -1 ही क्यों आता है बीच का, अगर ये माइनस है तो प्लस लेना है, प्लस है तो माइनस लेना, ऐसा स्टेटमेंट क्यों, बाकी 2 के लिए क्यों नहीं, इसके पीछे वजह देखो, ध्यान दीजिए। तो मैंने क्या लिखा, -1 का पावर, ये इसका एलिमेंट लिख रहा था 1 2, तो इधर लिखा 1 + 2, और ये क्या हो जाएगा इधर बी, तो अभी इसका डिटरमिनेंट लिखेंगे। अब ये कॉलम चले गया, ये रो चले गया, तो क्या हो जाएगा DGFI, तो इधर लिखे हुआ मैं DGFI, बराबर। अब फिर मुझे लिखना पड़ा, अब ये एलिमेंट लिख रहा हूँ मैं, यानी कि ये वाला एलिमेंट लिख रहा हूँ, -1 का पावर 1 + 3, क्या लिखूंगा, C, डिटरमिनेंट ऑफ कॉलम गया, रो गया, क्या बचा, DEGH, तो इधर लिखूंगा DEGH। अभी जो मैं ये मेथड अप्लाई किया हुआ कौन सा मेथड है, एक्सपांडिंग बाय R1। ये कौन सा है, एक्सपांडिंग बाय R1, क्या है, ये जो मैं तरीका अप्लाई कर रहा हूँ ये कौन सा तरीका है, R1 का तरीका है। ये जो डिटरमिनेंट को हम एक्सपांड कर रहे हैं ये R1 का तरीका है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -1 का पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और -1 का पावर 2 कितना होता है, 1 होता है, और A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, EI - FH या HF, बोलो बात एक ही है, फिर माइनस। अब इधर ध्यान देंगे, -1, देखो ये -1 है और इसका पावर कितना है, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो -1 का पावर 2 + 3 कितना होगा, 3 होगा। -1 का पावर 3 कितना होता है, -1 होता है, और -1 को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -B होगा। समझ में आ रहा है, अगर ये माइनस में रहता तो माइनस कट के क्या हो जाता, प्लस हो जाता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसी तरीके से क्या हो जाएगा, -1, और ये क्या हो जाएगा, B का B लिखा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, DI
डी आई माइनस ये क्या हो जाएगा जी एफ। ठीक है, अभी क्या इधर ध्यान देंगे, देखो -1 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -1 का पावर 4 कितना होता है 1 होता है, और सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सी ही आएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डी एच माइनस जी सी। ये जो लिख रहा है ये सब नंबर है, मैं जर्नल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो तरीका था ये कौन सा तरीका था, एक्सपांडिंग बाय R1 था। अब यही तरीकों को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपांडिंग बाय R2 करूंगा। देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, पहले इसको लिख के लो। तो इससे एक चीज जाहिर हो गया, जब एक्सपांडिंग बाय R1 करते हैं तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, जो पहला एलिमेंट रहता है वो प्लस में रहेगा, दूसरा किस में आया था माइनस में आया था, तीसरा प्लस में आया था। अच्छा ये माइनस क्यों लिख रहा हूँ, अगर ये प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये डिपेंड करता है बी की वैल्यू पर। ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूं, इधर ध्यान दीजिए, एक्सपांडिंग बाय R2, किसे लिख रहा हूं, एक्सपांडिंग बाय R2 लिख रहा हूं। अब R2 के हिसाब से करेंगे, ध्यान देंगे, R2 बोले तो ये हो गया, समझ में आ रहा है, R2 मतलब ये, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, R2 के हिसाब से करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 का पावर, R2 बोले तो कहाँ पर है, R2 मतलब यहाँ पर है, ये है। ठीक है, क्या है 2 1, तो उसका पावर क्या आएगा -1 का पावर, -1 का पावर 2 + 1 × D। अब D का क्या होगा, डिटरमिनेंट लिखेंगे, ये कॉलम गया, ये रो गया, तो क्या बचा BCHI, तो इधर से लिख दिया मैंने BCHI। ठीक है, फिर इधर से क्या लिख रहा हूँ मैं, A22 मतलब यहाँ पर, यानी कि -1 का पावर 2 + 2, और ये क्या है E। अब E का भी अपने को डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा, ये कॉलम गया, ये रो गया, तो क्या बचा ACGI, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ACGI बराबर। अब इधर ध्यान देखिए, अब मुझे ये लिखना है तो क्या लिखूंगा, ये A23 मतलब क्या -1 का पावर 2 + 3 × F का डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे, F का डिटरमिनेंट मतलब ये कॉलम गया, ये रो गया, तो क्या बचा ABGH, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ABGH बराबर। अब इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, -1 का पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो माइनस का पावर ऑड नंबर है, तो मतलब आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो -D हो जाएगा बराबर। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, BI माइनस ये क्या हो जाएगा CH बराबर। अब इधर ध्यान देखिए, -1 का पावर 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -1 का पावर 4 कितना होता है 1 होता है, और 1 समझ में आ रहा है प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब E को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा E आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रहा है। अब इधर क्या हो जाएगा AI, इन लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा AI माइनस ये क्या हो जाएगा CG। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, -1 का पावर 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 है मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर का नेगेटिव पावर कितना, नेगेटिव बेस का ऑड नंबर क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आएगा, आंसर इसका -1 आएगा, और F से मल्टीप्लाई करें तो -F आ जाएगा। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, AH माइनस GB। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, अपने को आंसर किस में मिल रहा है माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये किसके हिसाब से मिला अपने को, एक्सपांडिंग बाय R2, एक्सपांडिंग बाय R2 मिल गया, समझ में आ रहा है। अभी हम देखेंगे एक्सपांडिंग बाय R3 देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करें, एक्सपांडिंग बाय R2 करे थे, अभी एक्सपांडिंग बाय R3 करेंगे। R3 बोले तो ये वाला थर्ड रो। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर इधर लिखना पड़ेगा, पहले हमने को लिखना पड़ा -1 का पावर 3 + 1, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3 + 1 × G का हमें डिटरमिनेंट निकलना पड़ेगा, कॉलम रो गया, कॉलम गया, तो क्या बचा BCEF, तो यहाँ पे लिख दिया BCEF बराबर, ये हो गया। फिर मुझे ये वाला निकालना है, फिर इधर लिखना पड़ेगा -1 का पावर 3 + 2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 + 2, और ये क्या है मेरे पास × H, तो यहाँ पे H लिख दिया। अब H का डिटरमिनेंट कैसे निकलेंगे, रो गया, कॉलम गया, तो क्या बचा मेरे पास ADCF, तो ये क्या हो गया ADCF बराबर। अब यहाँ पे मुझे निकालना है A33, तो यानी क्या लिखना पड़ेगा -1 का पावर 3 + 3 बराबर, -1 का पावर 3 + 3 × I का डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा, I का क्या लिखना पड़ेगा डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा। I का डिटरमिनेंट कैसे लिखिएगा, कॉलम गया, रो गया, क्या बचा है ABDE, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ABDE बराबर, ABDE लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, -1 का पावर 3 + 1 कितना होगा, -1 का पावर 3 + 1 कितना 4 होगा, और -1 का पावर 4 कितना होता है 1 होता है, और 1 से G को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा G आएगा बराबर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, BF माइनस CE, ये क्या हो जाएगा। अब इधर ध्यान दीजिए, -1 का पावर 3 + 2 कितना होगा 5 होगा, और 5 मतलब ऑड नंबर है, यानी कि नेगेटिव में आएगा ये पावर, और नेगेटिव को H से मल्टीप्लाई करें तो -H हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा AF माइनस
CD बराबर। अब इधर ध्यान दीजिए, अभी इधर ध्यान दीजिए, -1 का पावर 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और नेगेटिव नंबर का पावर 6 क्या होता है 1 होता है, और 1 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो I आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, AE - BD बराबर। अब हमें किस में मिला, प्लस माइनस प्लस, ये किस में मिल रहा है, प्लस में मिल रहा है, समझ में आ रहा है। इसके आगे कुछ भी नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस प्लस, तो जैसे मैं क्या लिखूंगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा, मैं R1 एक्सपांडिंग बाय R1 निकाला, एक्सपांडिंग बाय R2 निकाला, एक्सपांडिंग बाय R3 निकाला, तो ऑटोमेटिकली क्या निकल गया, एक्सपांडिंग बाय C1 निकल गया, एक्सपांडिंग बाय C2 निकल गया, एक्सपांडिंग बाय C3 निकल गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, ये तो हो गया। अभी इसको कैसे याद रखना है, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट 3 × 3 को 6 तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं, मैं आप लोग को बताया था, जिसमें से R1 एक्सपांडिंग बाय R1, R2, R3 बता चुका। तो आप लोग को क्या मिला था इस तरीके से, इसको याद कैसे करना है। देखो डायगोनल एलिमेंट में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, और नॉन डायगोनल पे भी प्लस आ रहा है, और बाकी के जितने बच रहे वो क्या रहेगा, माइनस रहेगा। समझा मैंने क्या बोला, ध्यान देंगे। देखो ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव रहेगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या रहेगा, ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और समझ में आ रहा है, और बाकी जो बच गया वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी मकसद, ये मेरा बताने का मकसद क्या था, मैं आप लोग को बोला था कि ऐसा ये 6 टेक्निक याद रख लेंगे, आप लोग को एग्जाम में टाइम बचेगा। तो इसका मकसद क्या है बचने का। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मर्जी से लेता हूँ, 3 2 0 4 0 0 1 2 1। अभी ध्यान दीजिए, इसको कौन से तरीके से एक्सपांड करेगी तो ज्यादा बेहतर फटाक से आंसर आएगा। थोड़ा दिमाग लगा के देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, कौन से तरीके से करेगी। 6 तरीका टोटल एक्सपांड करने का, बाय यूजिंग R1 R2 R3 C1 C2 C3। तो हमें पता कैसे चलेगा, जिसमें जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो रहेगा वो हमें चूज करना है। देखो R1 में कितना है, 1 0 है, R2 में 2 0 है, R3 में 0 ही नहीं है, C1 में 0 नहीं है, C2 में कितना है, 1 0, C3 में कितना है, 2 0 है। यानी कि बाय यूजिंग R2 कर सकता हूं मैं, या R3 कर सकता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस क्या है, दोनों में इक्वल है। यानी कि अभी देखो मैं जब फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन को मैं इसको मिटाता हूं, ये क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूं, R2 के हिसाब से मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। और एक चीज और, वन मोर थिंग, ये 6 तरीका टोटल, 6 तरीके में से आप एक ही क्वेश्चन को 6 तरीके से एक्सपांड करके देखो, आंसर विल बी सेम, आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। ऐसा नहीं सोचना कि R1 के हिसाब से करेगी तो कुछ और आ सकता है, R2 के हिसाब से कुछ और आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। R1 करो, R2 करो, R3 करो, R4 करो, R4 तो होगा नहीं, C1 करो, C2 करो, C3 करो। समझ में आ रहा है। तो अब अपने को टाइम कैसा पता चले, इधर ध्यान दीजिए। अब इधर ध्यान दीजिए, मैं ये क्वेश्चन को लिख रहा हूं, अगर 0 से, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आप लोग को बताया था किस तरीके से याद रखना है। देखो एक्सपांडिंग करने का मैं तरीका बताया था, डायगोनल एलिमेंट जो रहेगा वो किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट भी क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेंगे, बाकी के सब क्या रहेंगे, नेगेटिव में रहेगा, बराबर। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक्सपांडिंग बाय R2 कर रहा हूँ, एक्सपांडिंग बाय R2 कर रहा हूँ। तो इधर लिख रहा हूँ मैं एक्सपांडिंग बाय R2 मतलब ये डिटरमिनेंट को एक्सपांड कर रहा हूं मैं R2 से, मतलब क्या कर रहा हूं, इस तरीके से R2 वाला मेथड लगा रहा हूं। तो अब इधर ध्यान देंगे, R2 में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब इधर ध्यान देंगे, यहाँ ये क्या है, नेगेटिव रहेगा, ये क्या नंबर है, -4 का डिटरमिनेंट क्या होगा, रो गया और कॉलम गया, तो क्या बचा 2 0 2 1। तो इधर मैं लिख दिया 2 0 2 1 बराबर। अब इधर ध्यान दीजिए, अभी मुझे क्या लिखना है, +0, तो इधर क्या आ जाएगा, +0। अभी क्या डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा, इसका कॉलम गया, इसका रो गया, तो 3 0 1 1, तो इधर लिख दिया मैंने 3 0 1 1 बराबर। अब क्या है फिर नेगेटिव, ये क्या है 0, तो इधर से 0 लिख दिया, इसका डिटरमिनेंट लिख देते हैं, ये कॉलम, ये रो गया, ये कॉलम गया, तो क्या बचा 3 2 1 2, तो इधर लिख दिया मैंने 3 2 1 2 बराबर, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या बताएं, बहुत बारीक चीज बताने जा रहा हूं मैं। देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इसीलिए कर रहा हूं कि आप लोग डायरेक्ट आंसर बता सके। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, क्या इसको लिखने की जरूरत है, अरे इधर कुछ भी आ जाए, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मान लो इसको करोड़ भी आ रहा है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसका डिटरमिनेंट कितना भी आंसर आ जाए, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। अगर 0 से टकराएगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाए, तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है डिटरमिनेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको और इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, समझ में आ रहा है। अब बचा ये क्या हो जाएगा -4, ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 -2 0 जा 0, अब ये क्या हो जाएगा माइनस, समझ में आ रहा है, 2 में से 0 गया तो 2 हो गया, 4 2 जा 8 और ये माइनस, तो आंसर कितना आ गया, डायरेक्ट -8 आ गया। ये 6 में से मतलब R1 R2 R3 और C1 C2 C3, ये 6 में से कोई भी आप लोग मेथड लगाओ, आप लोग को आंसर सेम ही मिलेगा। लेकिन मेरे बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, कौन से एक्सपांड से करें तो ज़्यादा से मतलब जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा। अब इधर ध्यान देखिए, मैंने R2 को इसलिए उठाया क्योंकि देखो इसमें डबल जीरो है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही हमें। मान लो 2 मिनट के लिए कि मैं इसको थोड़ा सी चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कोई नंबर लिख दिया 3 2 और यहाँ पे मैंने एक नंबर लिख दिया और इसको थोड़ा सी चेंज कर देता हूँ 0 0। तो आप लोग कौन से एक्सपांड से करेंगे, थोड़ा सी सोच के देखो, थोड़ा सी सोच के देखो कौन से एक्सपांडिंग से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अभी इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन। आप लोग को सबसे पहले ये चेक करना है कौन से रो या कौन से कॉलम में सबसे ज़्यादा रो प्रेजेंट है। देखो R1 में एक भी जीरो नहीं है, R2 में एक भी जीरो नहीं है, R3 में 2 जीरो है, ठीक है। तो R2 में 2 जीरो है, C1 में एक भी जीरो नहीं, C2 में 1 जीरो है, C3 में 1 जीरो है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो रहेगा उसके हिसाब से एक्सपांड करना रहेगा आप लोग को। अभी इधर ध्यान देंगे, अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्सपांडिंग बाय R3 क्यों लिखा मैं, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो था। अब R3 में क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, तो पहला नंबर क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, तो प्लस तो लिखते ही नहीं है वैसे, तो 1 का डिटरमिनेंट हमें लिखना पड़ेगा। ये रो गया, ये कॉलम गया, तो क्या बचा 2 1 2 3 2, तो क्या हो जाएगा 2 1 3 2। अभी क्या है प्लस 0, इसका डिटरमिनेंट लिखने की तो ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है +0, समझ में आ रहा है, +0, फिर इसका डिटरमिनेंट हमें लिखना पड़ेगा। क्या अभी आप लोग चलो इसमें कुछ भी फिलअप कर देते अपनी मर्जी से। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ये 0, ये कॉलम गया, ये रो गया, तो क्या बचा 3 4 1 2, तो इधर लिखना पड़ेगा 3 4 1 2। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, ये किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, ठीक है। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा 0, ये कॉलम गया, ये रो गया, तो क्या हो जाएगा 3 4 2 3, तो इधर लिखा मैंने 3 4 2 3, ठीक है, 2 3, ठीक है ना। अभी ध्यान देंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये 0, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 0 मतलब कुछ भी नहीं, समझ में आ रहा है। तो इसको क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। आप लोग को लिखने की ज़रूरत है ही नहीं है, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग को सॉल्व करना है तो अपने दिमाग में ये मान के चलना है, अरे यार ठीक है, एक्सपांडिंग बाय R3 कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, R3 में क्या होता है, ये प्लस होता है, तो पहला मैं प्लस में लिखा, ये कॉलम, ये रो गया, ये कॉलम गया, तो क्या अच्छा 2 3 1 2, मैंने लिख दिया 2 3 1 2। अब ये क्या माइनस प्लस में लगा दूंगा। अभी इसका डिटरमिनेंट लिखो, इसका डिटरमिनेंट लिखो, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, हमें नहीं जरूरत है, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो क्या 4 -3 1 जा 3, 4 में से 3 गए तो 1 बचा, समझ में आ रहा है। ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर 1 लिखा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये तो हो गया, अपने को उस हिसाब से करना है। मान लो थोड़ा सी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, क्या चेंज कर रहा हूँ, अब इधर ध्यान देखिए, थोड़ा सा ये नंबर को मैं चेंज कर रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से। मैं लिख दिया यहाँ पे, मैं लिख दिया 0, यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, या यहाँ पे कोई एक और नंबर लिख दिया 1 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें कौन से एक्सपांड तरीका लगाइए 6 में से। अब ये R1 में एक भी जीरो नहीं, R2 में 1 जीरो है, R3 में 1 जीरो है। अब C1 में एक भी जीरो नहीं, C2 में भी एक भी जीरो नहीं, C3 में 2 जीरो है। तो हमें कौन सा सिलेक्शन करना पड़ेगा, C3 वाला, समझ में आ रहा है। C3 में कितना है, 2 जीरो है, तो खाली हमें ये एलिमेंट का डिटरमिनेंट को लेके सॉल्व करना है, इसको लेके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और करेंगे भी तो भी आंसर 0 आएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, R3 बोले तो यह वाला, समझ में आ रहा है, ये वाला एलिमेंट प्लस में रहेगा, फिर ये माइनस में रहेगा, फिर ये प्लस में रहेगा। तो अब इधर से मैं क्या लिखा, +1, समझ में आ रहा है। इधर लिख रहा पहले एक्सपांडिंग बाय, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एक्सपांडिंग बाय
C3 एग्जामिनर को हमें बताना पड़ेगा। आप लोग को जब भी अप्लाई कर रहे हो तो ऐसा लिखना पड़ेगा एक्सपांडिंग बाय C3, तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ C3 के थ्रू ये एक्सपांड कर रहा है डिटर्मिनेंट को। अब इधर ध्यान देखिए, सबसे पहला C3 में क्या होता है, पहला नंबर क्या रहता है, प्लस में रहता है, तो मैं क्या लिखूँगा +1, यानी कि 1 का क्या लिखूँगा मैं, कॉलम गया, रो गया, तो बचा क्या 4 3 1 1, तो इधर लिख दूँगा मैं 4 3 1 1। अच्छा फिर इधर क्या है, दूसरा क्या -0, इसका डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा। फिर क्या है +0, फिर इसका डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा। अच्छा लिख के भी कुछ फ़ायदा है क्या हमें, कुछ फ़ायदा है, चलो लिख भी दिया मैं, इसमें कुछ फ़ायदा है हमें, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये क्या है 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर किस में आएगा, 0 में ही आएगा, तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट लेके सॉल्व कर दे तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 4 1 ज़ा 4 -3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, ठीक है, और ये 1 का 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो समझ में आ रहा है, तो ये मेन चीज़ हमें ये याद रखना है, इसको लेके सॉल्व करना है, इससे कि हमारा टाइम बच रहा है और क्या हो रहा है, हमें इसमें गलतियां भी नहीं होगी। आप लोग डायरेक्ट भी इसमें आंसर बता सकते हैं ऐसा देख के, अगर इसमें आप लोग प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा 2 से 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट भी बता सकते हैं, सर ये C3 के अलॉन्ग कर रहा हूँ मैं, मतलब C3 में क्या होता है प्लस माइनस प्लस होता है, जब आप लोग करें तो ऑटोमेटिक आप लोग का दिमाग चलेगा। तो ये कॉलम गया, ये रो गया, बचा क्या 4 3 1 1, इसको लेके सॉल्व करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 4 और 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गए तो 1 बचा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 1। तो देख के हमने बता दिया आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपनी मर्जी से, थोड़ा सा इसमें एक्सपर्ट कर रहा हूँ मैं आप लोग को। मान लो कि मेरे पास यहाँ पर, मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखा 0 0 1 1 1 1, तो आप लोग किसके अलॉन्ग में करेंगे, R1 में तो एक ही 0 है, R2 में भी एक 0 है, R3 में एक भी 0 नहीं है, C1 में एक भी 0 नहीं है, C2 में 2 0 है, C2 में 2 0 है, C3 में एक भी 0 है, तो किसके अलॉन्ग करेंगे एक्सपांड, C2 के एक्सपांड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, एक्सपांडिंग बाय C2। अच्छा C2 के लिए अपन एक्सपांड करें, C2 में होता क्या है माइनस प्लस माइनस, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं हमें, वो चलेगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। इसको लेके इसका डिटरमिनेंट से 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 0 हो गया 1, इधर 1 किस में रहता है माइनस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट पहले सॉल्व करता हूँ, ये क्या आ जाएगा डायरेक्ट लिखेगा -1, अब -1 का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, इसका रो गया और इसका कॉलम गया, तो क्या बचा 3 4 1 1, तो डायरेक्ट आप लोग को कितना लिखना पड़ेगा 3 4 1 1, वो दोनों का एलिमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बोले तो -1 3 1 ज़ा 3 -4 1 ज़ा 4, ठीक है, 4 में से 3 गए तो -1 बचा और ये -1 का -1, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। तो आप लोग को डायरेक्ट एक्सपांड करने का है, ठीक है, वैसा करने की ज़रूरत नहीं, अगर वैसा लिख भी दे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप लोग का टाइम बच जाएगा, ठीक है। इसको लिख के लो, कुछ डाउट आता है तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया अपने, अभी मान लो फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या करता हूँ बेटा कि इसको भी 0 0 कर दिया, ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, अब क्या करें, अब क्या करें, करना क्या है 101%, इफ एनी रो एंड एनी कॉलम, कोई भी रो और कोई भी कॉलम का पूरा रो या पूरा कॉलम 0 0 हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 ही होगा। देखो क्योंकि ये देखो यहाँ पर इसका 0 है, इसका डिटरमिनेंट लिखेंगे कुछ भी हो सकता है, इसमें क्या होता है प्लस माइनस प्लस, बराबर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0 इसका डिटरमिनेंट, फिर प्लस, फिर ये 0 इसका डिटरमिनेंट। तो जाहिर सी बात है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या हमें, नहीं है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 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 हो जाएगा। नहीं समझा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, समझो मेरे 6 कॉन्सेप्ट को समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये था कॉन्सेप्ट था एक्सपांडिंग का, R1 R2 R3 C1 C2 C3, समझ में आ गया, इसको लिख के लो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अब इसके ऊपर बहुत काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अभी आप लोग ये 6 ऑपरेशन में अगर किसी को कुछ डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 4.1 आप लोग खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हो, पूरा का पूरा मैंने डाउट आप लोग का क्लियर कर चुका हूँ, 6 टाइप बता चुका हूँ कैसे एक्सपांड करना है। सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अब ये ऑर्डर 2 × 2 का है, बराबर, इसको आप लोग तो सॉल्व कर ही सकते हैं, मैं आप लोग को बताया, खाली नंबर चेंज है बस और कुछ भी नहीं है।
और वही मेथड अप्लाई करना है, वैसे ही सॉल्व करना है, बराबर। दूसरा भी सवाल ऐसे ही है, ऑर्डर 2 × 2 का है, समझ में आ रहा है। इसका ऑर्डर 2 × 2 है, इसका ऑर्डर 2 × 2 है, इसका ऑर्डर 3 × 3 है और इसका ऑर्डर 3 × 3 है, बराबर। इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, इसमें तो कोई जीरो दिख नहीं रहा है, तो आप लोग R1 के हिसाब से भी कर सकते हैं, R2, R3 या C1, C2, C3 कोई भी एक्सपांडेशन लगा सकते हैं, एज यूर चॉइस। इसके अंदर भी आप लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। मैं हर एक सवाल को कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1 का सवाल नंबर दूसरे का पहला है, बराबर। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या, सवाल क्या हो रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है, बराबर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब इधर ध्यान दें, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वही सिस्टमेटिक जैसे अपन सॉल्व करते हैं, 2 ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है, और इधर बीच में माइनस लगाते हैं, बराबर ना। अब इसको क्या करते हैं, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी क्या हो जाएगा इधर, x² - x + 1 ये ब्रैकेट में रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई बाय, और ये क्या हो जाएगा x + 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर बीच में माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो जाएगा x + 1 मल्टीप्लाई बाय x + 1, ठीक है, दुरुस्त है। अभी तक ध्यान देखिए, ये पूरी इक्वेशन में x + 1 यहाँ पर भी, x + 1 यहाँ पर भी, मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, तो इसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, x + 1 को मैं बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, x² - x + 1, ये तो बाहर चले गया, तो और इधर क्या बचा, माइनस, ठीक है, -x + 1, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, x + 1, ठीक है। अभी अच्छा, ये सवाल पूरा बराबर मैंने नहीं लिखा था, ये सवाल = 0 भी है, ठीक है, सवाल = 0 भी है, तो इधर क्या आ जाएगा, =0 है, =0 है, बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, यहाँ से मैंने क्या लिया, x + 1, और यहाँ से x + 1 को मैं क्या ले लिया, बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, x² - x + 1 माइनस x + 1, ये यहाँ पर बचा। अब इधर ध्यान देंगे, x + 1 इसको ऐसे लिखा, यहाँ से क्या हो जाएगा, x² - x + 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, -x प्लस और -1, ठीक है, और =0। अब इधर ध्यान दीजिए, ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, बराबर। बचा क्या अपने पास, वो लिख लेंगे। इधर क्या बचा, x + 1, ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया अंदर अपने पास, x² - x, ये -x और ये -x क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, बराबर ना, =0। अभी क्या हो जाएगा, x + 1, और ये क्या हो जाएगा, इस देखो यहाँ पर 2x है, x² का मतलब क्या होता है, x × x, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो इसमें से भी 1x को मैं बाहर ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, x - 2 बचेगा, =0। अब ये तो रूल्स ऑफ अलजेब्रा है, अलजेब्रा का रूल क्या होता है कि ये अगर मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो ये =0 होगा, ये भी =0 होगा, ये भी =0 होगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, ठीक है, बाय इक्वलिटी, इधर से क्या लिखेंगे, मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, इक्वलिटी नहीं लिखेंगे, यहाँ से क्या लिख रहा हूँ डायरेक्ट, x + 1 = 0 और x = 0 और x - 2 = 0, ये रूल्स है। मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो ये 0 के इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, बराबर। अभी क्या हो जाएगा, x = -1 इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये एक x की वैल्यू मिल गई और एक x की वैल्यू 0 मिल गई, और क्या मिली, x = -2 इधर आके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी कि अपने को क्या मिला, 3 वैल्यू मिली, 1 2 3। अब अपने को चेक करना है कि आंसर राइट है और रॉन्ग है, ठीक है, वैसे तो ये राइट ही आंसर है, फिर भी चेक करना है आप लोग को। तो ये x की जगह पे सारी वैल्यू इधर पुट करो सवाल में और उसको सॉल्व करो डिटरमिनेंट को, आंसर 0 ही आएगा। 0 भी पुट करके देखो x की जगह पे, वैसा करना नहीं आप लोग को, ऐसा एग्जाम में आप लोग को करना ही नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आप लोग को चेक करना है, स्मार्ट चेक करना है, तो आप लोग इसकी वैल्यू इसके अंदर डाल के इसको सॉल्व करके निकालेंगे, देखो ये 0 के इक्वल ही आएगा, ठीक है, इसको लिख के लो। ये 4.1 का सवाल नंबर दूसरे का दूसरा सवाल है, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। क्या बोल रहा है सवाल में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो इसको भी, अब इसमें तो 0 तो है ही नहीं, अपन बाय यूजिंग एक्सपांड R1 के हिसाब से करते हैं, एक्सपांडिंग R1। तो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, आप लोग लिख भी सकते हैं एक्सपांडिंग बाय R1, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, x लिखा, तो इसका डिटरमिनेंट मुझे लिखना पड़ेगा। ये कॉलम गया, ये रो गया, तो क्या बचा मेरे पास, 1 - 4 - 3 5। ये माइनस में है तो क्या लिखना पड़ेगा, +1 में लिखना पड़ेगा। इसका कॉलम गया, इसका रो गया, तो क्या बचा मेरे पास, 2x - 3
3 5 बराबर। अब ये क्या +2 लिखना पड़ेगा, +2 लिखा। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट में क्या हो जाएगा, इसका कॉलम चले गया, इसका रो चले गया, तो क्या बचा 2x1 और ये क्या हो जाएगा 3 -4 बराबर। ठीक है, अब इसको अब इज इक्वल टू, ये पूरा इज इक्वल टू क्या है 29 है, ये मुझे तो लिखना ही पड़ेगा बराबर ना। अब इधर ध्यान देंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये x का x लिखा, 5 1 ज़ा 5 माइनस फॉर्मूले का देखो -4 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया 12 लिख दिया, +1 का +1 लिख रहा हूँ। देखो 5 2 ज़ा 2x को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़ा 10 और ये x का x माइनस फॉर्मूले का, ठीक है 3 3 ज़ा 9, ये -9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9 बराबर। समझ में आ रहा है। अच्छा, प्लस का +2 का 2 लिखा। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा -8 4 2 ज़ा 8, ये x का x माइनस फॉर्मूले का 3 1 ज़ा 3 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा बराबर। अब इधर ध्यान दीजिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का x लिखा, अभी ध्यान दीजिए 12 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 12 में से 5 गए तो 7 बचेगा बराबर। बड़े नंबर की साइन लगाए तो -7 और ये x हो जाएगा बराबर। अब इधर क्या बचा, प्लस का प्लस लिखा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस 9 1 ज़ा 9 और ये क्या हो जाएगा प्लस का प्लस लिखा। अब इधर ध्यान दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इधर ध्यान दीजिए, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8 2 ज़ा 16 16x प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 29 बराबर। अब इधर ध्यान दीजिए, पहला x वाले को एक तरफ लिख देता हूँ मैं और बिना x वाले को एक तरफ लिख देता हूँ, इससे हमें कैलकुलेशन में तकलीफ नहीं होगी। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग। अभी देखो इधर से मैं क्या लिख रहा हूँ, -7x प्लस 10x ये हो गया, फिर -16x, ठीक है। अब नंबर को लिख देता हूँ, ये हो गया था +9 और -6 इज इक्वल टू, ठीक है ये 29 है, ठीक है 29 हो गया। अब ये क्या था, इधर देखो 16x था, मैं x लिखना भूल गया था। अब इधर ध्यान देंगे, अब सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला -16 और -7 कितना हो जाएगा, -16 -23 हो जाएगा बराबर। देखो -16x और -7 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -27x और 23x देखो ना, इन दोनों को पहले मैं ऐड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा -23x प्लस 10x और ये क्या हो जाएगा 9 में से 6 गया तो कितना बचा +3 इज इक्वल टू 29 दिख रहा है। अब देखो 23 में से प्लस और माइनस माइनस होता है, 23 में से 10 गया तो कितना बचा 13x और बड़े नंबर की साइन लगा देंगे +3। अच्छा ये +3 है, अब इधर ध्यान दीजिए, +3 को मैं ऐसे लिखता हूँ, 29 का 29 लिखा, ये +3 था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा बराबर। अब इधर ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा -13x इज इक्वल टू 29 -3 कितना हो जाएगा 28 27 कितना हो जाएगा 26 26 बराबर। समझ में आ रहा है। 29 में से 3 गए तो कितना बचा 26 बचा। और मुझे क्या करना है, इधर देखो 13 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा तो 26 डिवाइडेड बाय -13, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26 और ये माइनस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी मिल गई अपनी को -2 मिल गई। समझ में आ रहा है। आप लोग को इसी तरीके से सॉल्व करना है। आप लोग अगर चाहते हो R1 के तरीके से, मैं तो R1 बाय यूजिंग एक्सपांडिंग करा मैं R1 के तरीके से, R2 भी कर सकते हो, R3 भी कर सकते हो, C1 भी कर सकते हो, C2 भी कर सकते हो, C3 भी कर सकते हो। ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि R1 के हिसाब से करो, एक ही तरीके से करते रहो। ये और बाकी के जो पास्ट टेक्निक्स है वो कब करना है आप लोग को, जब जीरो आप लोग को दिखे, ठीक है।